तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र इंडियन ज्योग्राफी का क्लास नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस के बारे में समझेंगे और हम लोग जानेंगे कि जेपीएससी प्रीलिम्स में इनका वेटेज कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेपीएससी प्रीलिम्स में भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सामान्य भूगोल से 3 क्वेश्चन, भौतिक भूगोल से 3 क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल से 2 क्वेश्चन और सामाजिक और जनसांख्यिकी भूगोल से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भूगोल से हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, पेपर 1 में। तो अगर हम लोग भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस की बात करते हैं तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोगों को सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में पढ़ना होता है पहला, और सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग जो है टोटल 6 टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अगर इन 6 टॉपिक की बात करें तो हम लोग पहला आपका क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होता है, भारत का जितना क्षेत्रफल है इसके बारे में। इसके बाद इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। उसके बाद भारत और कर्क रेखा के बारे में पढ़ना होता है। चौथा नंबर टॉपिक मानक समय रेखा के बारे में पढ़ना होता है। पांचवा दूरस्थ बिंदु जो है इनके बारे में पढ़ना होता है। और छठा जो है वो आपका सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ना होता है। तो सामान्य परिचय, जिससे 3 क्वेश्चन जेपीएससी में पूछता है। तो अगर आप ये 6 टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आपका जेपीएससी प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा पेपर 1 में। तो सामान्य परिचय का 6 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन हम लोगों को पढ़ना पड़ता है नेक्स्ट टॉपिक। और भौतिक भूगोल, इससे 3 क्वेश्चन पूछता है। तो भारत का भौतिक भूगोल से जेपीएससी प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन पूछता है। तो भौतिक भूगोल यानी कि भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोगों को टोटल जो है वो 10 टॉपिक पढ़ना होता है भौतिक विभाजन के अंतर्गत। अगर इसमें टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला नंबर टॉपिक पढ़ना होता है वो है आपका भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो पहला टॉपिक भारत के प्राकृतिक प्रदेश। दूसरा टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय मैदान। तीसरा टॉपिक है आपका दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। चौथे अगर टॉपिक की बात करें तो वो है आपका पर्वत चोटियाँ। पाँचवें नंबर टॉपिक आपका आ जाता है घाटियाँ। छठा नंबर टॉपिक आपका है वो है दर्रा। सातवां नंबर टॉपिक है आपका हिम रेखा एवं हिमनद। आठवां टॉपिक है आपका पठार। नौवां टॉपिक है आपका तटीय भाग। और तटीय भाग को भी हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है आपका भारत की तटरेखा और दूसरा है पूर्वी एवं पश्चिमी तटरेखा। तो पहला है हम लोग भारत की तटरेखा के बारे में ओवरऑल देखते हैं तटीय भाग के अंतर्गत, और दूसरा देखते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट। तो ईस्टर्न और जो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना होता है। अगर हम लोग भौतिक विभाजन के अंतर्गत देखें तो 10वां नंबर टॉपिक आ जाता है आपका द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में पढ़ना होता है और द्वीप समूह को भी 2 भागों में बांट के पढ़ना होता है। एक है आपका बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में हम लोग जब देखते हैं तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आ जाता है, इसके बारे में पढ़ना होता है। और इसी का एक और भाग है वो है आपका अरब सागर के द्वीप समूह, यानी कि जो अरब सागर में जो आइसलैंड है यानी कि लक्षद्वीप, इनके बारे में भी पढ़ना होता है। तो 2 टॉपिक हो गया आपका, एक है भारत का सामान्य परिचय, इससे 3 क्वेश्चन, और दूसरा है भारत का जो है भौतिक विभाजन, इससे भी 3 क्वेश्चन। तो यानी कि अगर ये 6 टॉपिक और ये 10 टॉपिक, अगर ये 10 टॉपिक और उधर ये 6 टॉपिक, यानी कि अगर आप 16 टॉपिक यही पढ़ लेते हैं तो इसी 16 टॉपिक से आपका जेपीएससी प्रीलिम्स में 6 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है 2 क्वेश्चन आर्थिक भूगोल से और 2 क्वेश्चन सामाजिक और जनसांख्यिकी भूगोल से पूछा जाता है, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। तो जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का पॉइंट है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये 3rd नंबर टॉपिक हो जाता है आपका भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है इसी में ही। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग 2 तरह के पढ़ते हैं, एक हम लोग भारत के सभी राज्यों के बारे में पढ़ते हैं और सेकेंड है सभी केंद्र शासित प्रदेश जितना भी यूनियन टेरिटरीज है इनके बारे में पढ़ते हैं। चौथे नंबर टॉपिक की बात करें तो वो है आपका प्रजाति और जनजाति। तो प्रजाति और जो जनजाति वाला टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
5वां नंबर टॉपिक है आपका भाषाएं हो गया, और 6ठा नंबर टॉपिक हो गया आपका अपवाह तंत्र। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा आप कि ये जो आपका भौतिक विभाजन है ना, तो भौतिक विभाजन के अंतर्गत ही ये सब भी आते हैं, अपवाह तंत्र वगैरह भी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अपवाह तंत्र के बारे में। और अपवाह तंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको अपवाह तंत्र को हम लोग बांट कर पढ़ते हैं। तो अपवाह तंत्र आपका 6ठा नंबर टॉपिक हो जाएगा। और अपवाह तंत्र को भी जो है वो टोटल 6 भागों में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। एक तो हम लोग देखते हैं आपका वो है गंगा नदी तंत्र। दूसरा आपको अगर तंत्र की बात करें तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र को अलग से पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अलग से पढ़ते हैं। थर्ड हो गया आपका दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना होता है। चौथा हो गया आपका अन्य जो नदी हो गया छूट गया उन लोग के बारे में पढ़ना होता है। पांचवा जो है नदियों के किनारे स्थित जो भी जितने भी नगर है इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। और 6ठा नंबर टॉपिक है प्रपात और झीलें, यानी कि जलप्रपात, वाटरफॉल, और झील्स यानी कि लेक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अभी भी ये 2024 में भी अपवाह तंत्र से जो क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगर हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ये टॉपिक की बात करें तो वह है आपका 7वां नंबर टॉपिक जो है वो है आपका जलवायु। और जलवायु के अंतर्गत हम लोगों को 3 चीज़ पढ़ना होता है। पहला है मानसून, दूसरा है वर्षा, और तीसरा है शीतकालीन वर्षा। तो मानसून, वर्षा और शीतकालीन वर्षा इन तीनों टॉपिक को हम लोग जलवायु के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग 8वें नंबर टॉपिक की बात करें तो वो है आपका प्राकृतिक आपदाएं, है ना, यानी कि जो नेचुरल जो भी चीज़ हो रहा है आपदा के रूप में, चाहे भूकंप हो, आपका ज्वालामुखी हो, इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत। 9 नंबर टॉपिक है वो है आपका मिट्टियाँ, और भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ना होता है। मिट्टी से भी यानी कि जलोढ़ मिट्टी से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो मिट्टी भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10वें नंबर टॉपिक की बात करें तो ये है आपका प्राकृतिक वनस्पति, 10वां नंबर टॉपिक। 11वें नंबर टॉपिक की बात करें तो वह है आपका सिंचाई एवं नहरें, तो 11वां नंबर टॉपिक सिंचाई एवं नहरें हो जाता है। 12वें नंबर टॉपिक की बात करें तो बहुउद्देशीय नदी घाटे परियोजनाएं, ये भी आ जाता है इसी के अंतर्गत। 13 नंबर टॉपिक देखिए तो वह है आपका कृषि, ठीक है ना, और ये आपका कृषि पढ़ना है। इसके बाद हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ना होता है। ये सभी जो है यहाँ से फिर आपका जो है वो आर्थिक भूगोल कहीं ना कहीं स्टार्ट हो ही जाता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो है प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई, नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, और इस बार जीपीएससी 2024 में नकदी फसल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। खाद्यान्न फसलें, नकदी फसल, तिलहन, दलहन, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है। रेशम, फिर है बागानी फसलें, इनके बारे में पढ़ना होता है। झूमिंग कृषि या झूम कृषि के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद फिर कृषि से संबंधित जितना भी मिसलेनियस वाला पॉइंट बनता है उसको भी पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर हम लोग आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक भूगोल की बात करें, तो इसके अंतर्गत हम लोगों को पशुपालन पढ़ना होता है, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना होता है। 25 नंबर टॉपिक देखिएगा तो विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ना होता है, उद्योग के बारे में पढ़ना होता है, भारत के जो भी जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं। तो इस बार अभी ना ICAR का स्थापना कब हुआ था इसके बारे में अबर जो है वो जेपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। 28वां नंबर टॉपिक देखें तो वह है आपका परिवहन। 29 नंबर टॉपिक देखें तो वह है आपका पर्यटन स्थल। और 30 नंबर टॉपिक की बात करें तो वह है आपका विविध वाला टॉपिक। तो ओवरऑल ये आपका जो 30 इसमें टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप इन 30 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो इस 30 टॉपिक से फिर आपका जो है भारत का भूगोल बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से। तो आप ये 30 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मतलब 30 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। 30 चैप्टर बोलिए या फिर 30 टॉपिक बोलिए, तो यहीं से जो है आपका भारत का भूगोल के अंतर्गत जो 10 क्वेश्चन आता है जेपीएससी प्रीलिम्स में वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे विश्व का भूगोल दिया हुआ है, ब्रह्मांड के बारे में है, पृथ्वी के बारे में है, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, ये सभी से क्वेश्चन तो आपको मेंस में पूछा जाएगा। अगर आपके पास समय है तो आप विश्व का भूगोल भी देख सकते हो, लेकिन विश्व का भूगोल से जेपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस वाले पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो विश्व के भूगोल से जेपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ मेंस में तो पूछ सकता है। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन के बारे में चर्चा किया है। जेपीएससी प्रीलिम्स में जो सामान्य भूगोल यानी कि भारत का भूगोल से संबंधित जितना भी सिलेबस था भारत का भूगोल का, चाहे हम लोग फिजिकल की बात करें, चाहे हम लोग जनरल की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें,
इन सभी के बारे में हम लोग देखें। फिर आपका जो सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी है, इससे भी जो हम लोग जितना भी टॉपिक बन सकता था इन सभी के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं इसका सब्जेक्टिव के बारे में, इसके थ्योरी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं उनका क्लास। तो सब्जेक्टिव में पहले हम लोग भारत का सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जितना भी MCQ दिया हुआ है घटना चक्र बुक में उनको सॉल्व करेंगे। तो भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों को जो है सबसे पहले अवस्थिति के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद अवस्थिति का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफ लोकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एक्सटेंशन यानी कि विस्तार पढ़ेंगे। उसके बाद एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं पढ़ेंगे। और उसके बाद जो डिस्प्यूट इन बाउंड्री रीजन है यानी कि सीमाओं का जो विवाद है, इनके बारे में आपको बहुत बेहतर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो है मरीन बाउंड्री जो कि सागरीय सीमा है, इनके बारे में पढ़ेंगे, अनक्लोज के बारे में। उसके बाद इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट यानी भारत एक उप महाद्वीप के रूप में, इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा ही करेंगे। तो हम लोग आज जो है वो पहला नंबर चैप्टर भारत का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग भारत की अवस्थिति देखें यानी कि लोकेशन ऑफ इंडिया देखें, तो हम लोग जानते हैं कि अगर विश्व में अवस्थिति देखें तो ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। हम सभी लोग को पता है कि एक आपका भारत का मतलब कि विश्व का जो मैप है, तो अगर हम लोग ग्लोब को अगर बीचों बीच से, हम लोग पता है ना कि ये ग्लोब है आपका, तो ग्लोब के बीचों बीच से एक आपका विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा क्रॉस होता है, इक्वेटर लाइन इसको बोलते हैं। इसके बाद इसके ऊपर का जो भाग है, इस वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि इसके बीचों बीच से एक देशांतर रेखा गुजरता है, और इस देशांतर रेखा के इस साइड वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, जबकि इस वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो भारत आपका यहाँ पे लोकेटेड है, तो ये उत्तर में है तो इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और ये पूर्व साइड में तो इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है विश्व की अवस्थिति में। वहीं अगर एशिया की बात करें तो एशिया में इसकी जो अवस्थिति है वो आपका दक्षिणी एशिया में है, ठीक है ना। तो ये आपका विश्व का मानचित्र हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है ना। तो भारत जो है ये हम लोग देख लिए हैं। ये आपका विषुवत रेखा गया है बीचों बीच से, नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और ये यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी खींचा गया, इसके इस वाले भाग को पूर्वी देशांतर और इस वाले भाग को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, ठीक ना। और भारत का जो लोकेशन है वो हम लोग देखिए, तो भारत का लोकेशन यहाँ पे है यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर हम लोग एशिया में अगर इसकी स्थिति देखिए तो वो आपका दक्षिणी एशिया में है। तो अगर एशिया की बात करें तो ये पूरा एशिया महाद्वीप है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो दक्षिण एशिया में भारत का लोकेशन है, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, ठीक है ना। ये देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है, ये आपका 180 डिग्री देशांतर है। फिर यहाँ से आगे इसी तरह रोटेट होता है। ये आपका भारत का लोकेशन है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है, और ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए अगर भारत का महत्व देखें तो भारत के महत्व की बात करें तो भारत 2 जलवायु कटिबंधों में आता है। हम लोग जानते हैं कि ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से आपका ये विषुवत रेखा गुजर रहा है। ऊपर में 47 डिग्री कर्क रेखा है, नीचे में 47 डिग्री मकर रेखा है। तो भारत का जो लोकेशन है वो आपका 47 डिग्री को जो है, जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, यानी कि ये ऐसे भारत है तो 47 डिग्री इसके बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, ठीक है ना। तो नीचे में आपका कर्क रेखा वाला जाएगा और ऊपर में आपका दूसरा आ जाता है, यही इसका बात यहाँ पे किया जा रहा है। क्या है वो देखिए, कर्क रेखा के ऊपर जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है ना। और कर्क रेखा के दक्षिण में यानी कि नीचे में आपका उष्ण कटिबंध है। तो अगर हम लोग भारत का लोकेशन देखें ऐसे भारत है, ठीक है, ये मानते हैं एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ से भारत के बीचों बीच से जो है वो आपका कर्क रेखा होकर गुजर रहा है। तो यहाँ जो ये वाला ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे आपका जो है वो शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है। कैसा? तो शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका भारत में उष्ण कटिबंध देखने को मिलता है, ठीक है, इसको बतलाया जा रहा है। आप अब इसका देखिए नोट यहाँ दिया हुआ है कि दिन भारत में उष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है।
तो हम लोग भारत में जो है वो उपोष्ण कटिबंध वाला जितना भी फसल है इसका भी हम लोग कर सकते हैं, और भारत में उष्ण कटिबंध से संबंधित जितना भी फसल है इसका भी उत्पादन कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये आपका कर्क रेखा बीचों बीच से जो गुजर रहा है भारत के 8 राज्यों से होकर, तो ऊपर वाले भाग में आपका टेम्परेट क्लाइमेट कहने का आपका शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु आता है, और नीचे में आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भारत की। अगर हम लोग देख रहे हैं अभी टॉपिक अवस्थिति का महत्व, कि भारत जहाँ पर लोकेटेड है इसका महत्व क्या है। पहला महत्व तो जाने कि यहाँ पे 2 ठो जलवायु कटिबंध यहाँ पे मिलता है भारत में। दूसरा देख लीजिए, हम लोग देखते हैं ये रफ मैप है भारत का, और ये रफ मैप में हम लोग देखे हैं कि ये वाला जो है वो आपका हिमालय पर्वत श्रेणियाँ है यहाँ पे, और ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है ना वो साइबेरियन जो शीत पवनें हैं यानी कि साइबेरिया से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं इनको ये हमारे भारत में इंटर करने से रोकती है। पहला पॉइंट ये बताया गया है। तो अगर भारत में अगर ये इस वाले भाग में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो जो साइबेरियन ठंडी पवनें हैं ये हमारे भारत में इंटर करती और फिर यहाँ भारत का क्लाइमेट भी ठंडा हो जाता है, यहाँ का ओवरऑल पूरी तरीके से चेंज हो जाता। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग ये इसके अलावा जो है हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ से आपका जो है ये साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून यहाँ से इधर आ रही है, और ये इस तरह से आती है, ऐसे देखिए, और इधर से भी आपका जो है वो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा भी इधर से निकलती है, वो हम लोग आगे देखेंगे क्लाइमेट वाले टॉपिक में। तो केवल इतना जान लीजिए कि हिमालय पर्वत श्रेणी होने से जो है साइबेरियन शीत पवनें वो भारत में इंटर नहीं कर पाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है यानी कि हिमालय के नीचे वाले भाग में स्थित है, अतः भारत साइबेरियन शीत पवनें जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती है। तो भारत में साइबेरियन पवनें जो है शीत पवनें वो इंटर नहीं कर पाती है क्योंकि बीच में आपका हिमालय पर्वत श्रेणियाँ आ जाता है। इसके कारण भारत में मानसूनी जलवायु का विकास हुआ है। अगर हम मानसूनी जलवायु का विकास की बात करें तो भारत में मानसूनी जलवायु का विकास क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न देखिए। लोकेशन ऑफ हिमालय, मानसून क्लाइमेट इज डेवलप इन इंडिया ड्यू टू द लोकेशन ऑफ हिमालय। तो भारत में हम लोग बोलते हैं ना उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, तो ठीक है भैया, क्या है कि ये 27.5 डिग्री कर्क रेखा इससे बीचों बीच होकर गुजर रही है, तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय है। तो उष्ण कटिबंधीय के साथ साथ हम लोग बोलते हैं ना उपोष्ण कटिबंधीय भी हो सकता है, बोल सकते हैं ना। क्या है कि ऊपर वाले भाग में तो उपोष्ण कटिबंधीय है तो उसको बोल सकते हैं ना उष्ण कटिबंधीय भी है और उपोष्ण कटिबंधीय भी है भारत की जलवायु। लेकिन हम लोग बोलते हैं भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो उष्ण कटिबंधीय क्यों है वो हम लोग जानते हैं, और मानसूनी जलवायु क्यों है इसके पीछे का रीज़न एक है कि यहाँ पे बीच में जो आपका हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसके कारण जो साइबेरियन ठंडी जो पवनें हैं वो भारत में इंटर नहीं कर पाती, इसलिए भारत का जलवायु कैसा है, तो मानसूनी जलवायु भारत में देखने को मिलता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर आप भारत का कुछ और पॉइंट की बात करते हैं तो भारत की अगर तटीय सीमा की बात करें तो वो लगभग आपका 7500 किलोमीटर है। तो भारत की तटीय सीमा यानी कि कोस्टल बाउंड्री जो है वो 7500 किलोमीटर है, जहाँ बड़े बंदरगाह स्थित है। भारत के तटीय क्षेत्रों से मत्स्य पालन का परिवहन किया जाता है, तो मत्स्य पालन जो है आपका तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आगे देखिए, भारत यूरोप व दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापारिक मार्ग के मध्य स्थित है। तो भारत जो है एक तरफ आपका इधर है, देखिए ये है आपका यूरोप और ये है आपका एशिया। तो एशिया में खास करके जो दक्षिण पूर्व वाला एशिया है ये आपका दक्षिण, और इधर ये पूर्व वाला एशिया जो है, इन दोनों के बीच में जो व्यापार होता है उस व्यापार को होने के लिए भारत बीच में आता है, तो भारत से होकर ये गुजरते हैं। तो इस दृष्टि से भी भारत का स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए आप, ये है आपका पूरी तरीके से देखिएगा तो ये है आपका अफ्रीका। ठीक है ना, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप ये हो गया। इधर हम लोग देखते हैं कि ये आपका इधर हिंद महासागर आ रहा है, इधर ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका भारत हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया आपका यूरोप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप, ये वाला यूरोप महाद्वीप हो गया। तो यूरोप महाद्वीप में और दक्षिण पूर्व एशिया में अगर व्यापार करना है तो उसके लिए आपको भारत से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक ना, तो भारत का स्थिति बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है ये यूरोप है, यहाँ पे एक नदी इधर से आ रही है ये वाली, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक देश है जिसको बोलते हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो एक आपका स्वेज नहर है, और यहीं पे ही आपका इधर से आ रही है रेड सी यानी कि लाल सागर है। यहाँ पे देखिएगा
ये आपका अरबियन पेनिनसुलर है और यहाँ पे आपका है फारसी खाड़ी। तो इसको आप ऐसे समझिए, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे समझिएगा। सबसे पहले ये ऐसे बह रही है, ये है आपका भूमध्य सागर, है ना, क्या है, भूमध्य सागर है। इसके बाद यहाँ पे आगे में देखिएगा, यहाँ पे ऐसे है, ये है आपका रेड सी यानी कि लाल सागर। ये 2 पॉइंट पता हो गया, भूमध्य सागर और लाल सागर के बारे में आप पता चल गया है आपको। इसके अलावा यहीं पे एक आप देखिएगा, इजिप्ट के पास ही आपका है एक स्वेज नहर। स्वेज नहर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका भूमध्य सागर, ये हो गया आपका लाल सागर और ये हो गया आपका स्वेज नहर। क्या, तो स्वेज नहर हो गया। इसके बाद आगे इधर इधर देखिएगा आप, तो यहाँ अरबियन पेनिनसुलर में ये है आपका फारस की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ पर्सियन। तो 4 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि मतलब यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य जो व्यापार होता है, इसके अंतर्गत 4 बड़ा बड़ा लोकेशन याद रखिएगा। एक है आपका भूमध्य सागर, एक है आपका स्वेज नहर, एक है आपका लाल सागर और एक है आपका फारस की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ पर्सियन। इन 4 मार्गों के बारे में पता रखिएगा आप, ठीक है ना। तो इससे जितना भी भारत है आपका, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी के, जो जापान है, इन सभी में आपका व्यापार होता है, यूरोप और इन सभी देशों के बीच में। तो यूरोप और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, इनके बीच में जो व्यापारिक मार्ग है, इनके बीच में जो है भारत जो है इसके बीच में आता है। और अगर व्यापारिक मार्गों की बात करें यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में, तो फारस की खाड़ी, स्वेज नहर, अरबियन सी जिसको बोलते हैं, सॉरी स्वेज नहर अलग हो गया, रेड सी हो गया, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। देखो, स्वेज नहर बनने से यूरोप और इंडिया तक जो है ट्रेड में 7,000 किलोमीटर की कमी आई। देखो पहले ना स्वेज नहर नहीं हुआ करता था, तो भारत को यूरोप के साथ व्यापार करने के लिए ना बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। लेकिन जब ये स्वेज नहर बन गया तो भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापारिक मार्ग है उसमें 7,000 किलोमीटर की कमी हो गई। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा कम हुआ था, सोचिए। तो स्वेज नहर का इम्पोर्टेंट है कि नहीं है व्यापारिक मार्ग में। आगे देखिए, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन का विकास हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जो कोस्टल एरिया यहाँ पे आपका टूरिज़्म बढ़ा है। अब तटीय यानी कि ऑफ शोर एरिया में मतलब ऑफ शोर क्षेत्र से जीवाश्म खनिजों के भंडार प्राप्त होते हैं। तो जो आपका तटीय क्षेत्र है यहाँ पे तो टूरिज़्म बढ़ा है, जबकि अब तटीय जो क्षेत्र है यहाँ से जीवाश्म खनिज वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। पेट्रोलियम, गैस, ये सब जो है वो अब तटीय क्षेत्रों से ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खनिज की बात करें, जीवाश्म खनिज की बात करें तो आपका वो फॉसिल मिनरल्स कहते हैं उसको, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु का विकास हुआ है ना, यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट यानी कि सम जलवायु का विकास देखने को मिलता है। इसके अलावा आप ये चीज़ देखिएगा कि अगर हम लोग डिमेरिट देखते हैं, डिमेरिट यानी कि नुकसान ऑफ कोस्टल लोकेशन, तो ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री जल स्तर बढ़ना, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलती हैं। तो कोस्टल एरियाज़ हमारे भारत में है, तो इससे हम लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। पहला फ़ायदा मिलता है कि कोस्टल एरिया में आपका टूरिज़्म बढ़ता है। और जो आपका ऑफ शोर एरिया है जिसको हम लोग अपतटीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे जो है फॉसिल मिनरल्स यानी कि जीवाश्म खनिज ये ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सभी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोस्टल एरिया है इसलिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका कोस्टल एरिया है यानी कि तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे आपका मॉडरेट यानी कि सम जलवायु का विकास होता है, एक जैसा जलवायु मिलता है। फिर हम लोग अगर नुकसान की बात करें तो कोस्टल एरिया का डिमेरिट भी है कि भैया यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता है, तो बाढ़ की समस्या हो सकती है, सुनामी वगैरह ये सभी बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा देखिएगा, अगर आप इस पॉइंट की बात कीजिएगा तो इसको ना बोलते हैं हाई रीजन, इस वाले भाग को, ये जो आपका गल्फ ऑफ खंबात है ना, खंबात की जो खाड़ी है, इसको बोलते हैं हम लोग हाई रीजन। और इधर जो इस वाला जो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं केजी बेसिन। तो हाई रीजन और केजी बेसिन दोनों से जो है वो आपका पेट्रोलियम और मतलब कि नेचुरल गैस देखने को मिलता है। तो इन दोनों से जो है वो आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस देखने को मिलता है, हाई रीजन यहाँ से और यहाँ पे केजी बेसिन से। इसके बाद अगर हम लोग भारत का अगर ये देखें, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी और दक्षिणी अगर बिंदु देखें, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि अगर हम लोग पूर्व की बात करें तो पूर्वी जो इसका बिंदु है वो वालांगू या फिर किबीथू है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगर हम लोग भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो आपका गुजरात में आता है, जिसका नाम है गौर माता या फिर गुहार मोती। तो गौर माता या फिर गुहार मोती
जो है वो गुजरात में इसका पश्चिमी बिंदु है। वहीं अगर हम लोग देखें उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा कोल आता है, और इंदिरा कोल जो है आपका पीओके का पार्ट है, इंदिरा कोल, ठीक है ना। इंदिरा कोल जो है वो आपका पीओके का पार्ट है, ठीक है। और जबकि लद्दाख में एक आपका NG-9842 ये आपका दिखता है, एक नाम है NJ-9842, ये आपका लद्दाख में पड़ता है। तो अगर भारत की अगर बात करें तो जो भारत का एरिया है तो उसको हम लोग लद्दाख मानते हैं। पीओके को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, तो वो आपका पीओके वाला एरिया उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर भी हम लोग इंदिरा कोल की भारत का जो है वो उत्तरी बिंदु मानते हैं, और इंदिरा कोल जो है वो पीओके में आता है। अगर हम लोग दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो आपका तमिलनाडु में आता है, जो कि कन्याकुमारी और कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बिंदु अगर हम लोग स्थल में देखें तो, और वहीं अगर दक्षिणी बिंदु देखा जाए ओवरऑल तो वह है आपका इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और इसी को हम लोग पार्सन पॉइंट यानी कि ग्रेट निकोबार, ये मतलब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, तो ऊपर वाले को हम लोग अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, और जिसको हम लोग पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि आपका निकोबार का ही भाग है, और ये आपका ग्रेट निकोबार का ही भाग है, ठीक है ना। तो उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कोल हो गया, जो कि पीओके में है। दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट हो जाता है। अगर हम लोग भारत का मध्य बिंदु की बात करें तो मिड पॉइंट ऑफ इंडिया, तो मिड पॉइंट ऑफ इंडिया हम लोग यहीं पे इधर देखते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, इसकी बात करते हैं कि कर्क रेखा की बात करते हैं, विषुवत रेखा की बात करते हैं, इन सभी की बात करते हैं, और भारत में जो है मानक समय रेखा इनकी बात करते हैं। तो हम सभी को पता है कि भारत के बीचों बीच से होकर जो है कर्क रेखा वो गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत के टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है, और ये भारत को 2 क्लाइमेट में डिवाइड करती है। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, और ऊपर वाले को बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि उपोष्णकटिबंध की जलवायु। और टेम्परेट क्लाइमेट है, और ऊपर से आपका हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो जो साइबेरियन शीत पवनें हैं वो भारत में इंटर नहीं कर पाती है, इसलिए भारत का जलवायु जो है वो मानसूनी ऊपर में हो जाता है। तो नीचे में उष्णकटिबंधीय और ऊपर में मानसूनी, तो इसलिए ओवरऑल बोलते हैं भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु भारत का ये है, ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इसी को ही भारत का जो है मानक समय रेखा माना गया, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो IST किसको माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय रेखा माना गया है। हम लोग ये जानते हैं कि नीचे में आपका उष्णकटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन मिलता है, जबकि ऊपर में टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध मिलता है। इन सभी को हम लोग जानते हैं। और एक पॉइंट पूछा जाता है कि जहाँ पे मानक रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा यानी कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जिस प्लेस पे आकर दोनों मिलती है वो प्लेस है आपका सरगुजा। और सरगुजा कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा प्लेस पे कर्क रेखा 27 डिग्री और पूर्वी देशांतर जो है, मतलब कि भारत मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों आपस में आकर मिलती है। तो ये कहाँ पे मिलती है, तो सरगुजा छत्तीसगढ़ में आकर मिलती है। इसके अलावा देखिए, अगर हम लोग कर्क रेखा से नज़दीक, अगर हम लोग कर्क रेखा की पहले बात करते हैं तो कर्क रेखा से संबंधित जो है वो टोटल ये 8 राज्यों से होकर क्रॉस करती है कर्क रेखा भारत के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नियरेस्ट कैपिटल हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा से संबंधित जो नज़दीक की जो राजधानी है वो कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड की राजधानी ये रांची है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कर्क रेखा झारखंड से के भी 5 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है ना। आगे देखिए, माही नदी जो है, माही रिवर, वो क्रॉसेस इट 2 टाइम्स। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार जो क्रॉस करती है। इस कहने का अर्थ है कि ऐसे कर्क रेखा जैसे क्रॉस हो रही है। तो माही नदी इधर से गई, फिर ऊपर से ऐसे घूम के वापस आती है, तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा की बात की जाए, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और आपको ये पता होना चाहिए कर्क रेखा से भी अबर JPSC 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी कि IST की बात करते हैं, तो ये जो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 8 राज्य और आपका भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो ये भी इसी का पार्ट आ जाएगा। उसके बाद है आपका उड़ीसा, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपका IST यहाँ से क्रॉस होता है 5 राज्यों से। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि ये जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, इससे ये यानी कि जिसको हम लोग ग्रीनविच लाइन बोलते हैं या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी कि 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, उससे ये 5.5 घंटा आगे है। तो लंदन में जो टाइम हो रहा होगा उससे 5.5 घंटा टाइम हम लोग का ज़्यादा होता है। अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए, IST एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपस में ये इंटरसेक्ट करती, यानी कि एक दूसरे को काटती है भी, तो वो एरिया कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का सरगुजा वाला क्षेत्र। आगे देखिए, भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का टोटल जितना भी भूभाग है उसका 2.42% है। कितना? तो 2.42% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और झारखंड का लोकेशन झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% वो भी है। और भारत पूरे विश्व में भी 2.42% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग क्षेत्रफल के अलावा अगर देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा एरिया हो जाता है आपका रूस का, सबसे बड़ा एरिया रूस का, उसके बाद कनाडा का, उसके बाद 3rd नंबर में आता है आपका चीन, 4थे नंबर में आपका आता है अमेरिका, 5वें नंबर में ब्राज़ील, 6ठे नंबर में ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर में भारत और 8वें नंबर में आता है आपका अर्जेंटीना। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत जो है वो 7वें नंबर में आता है। पहला रूस, कनाडा, 3rd में चीन, 4था में USA अमेरिका, 5वां में ब्राज़ील। तो ब्राज़ील 5वां नंबर में, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है 7वां नंबर में। तो भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से पहले ब्राज़ील है। और अगर स्टार्टिंग में देखिएगा तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका याद रखिएगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद अर्जेंटीना। और ये आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट इसके अनुसार है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, एरिया वाइज देखते हैं। तो भारत का सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है आपका राजस्थान। और राजस्थान अगर देखते हैं तो टोटल भारत का जितना एरिया है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका 10.41 लगभग 10.5% अकेले राजस्थान कवर करता है। सेकेंड नंबर बड़े एरिया की बात करें एरिया वाइज तो वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। 3rd नंबर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, 4था नंबर में आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग झारखंड का स्थान देखिए भारत में तो वो आपका, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सब पहले नंबर में जो राज्य है वो आपका राजस्थान है, सेकेंड नंबर मध्य प्रदेश, 3rd नंबर में महाराष्ट्र, 4थे नंबर में उत्तर प्रदेश है। जबकि अगर हम लोग भारत में झारखंड की बात करें तो वो आता है आपका 15वां नंबर में क्षेत्रफल के हिसाब से। और वहीं जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वो आपका आता है 14वां नंबर पे। तो क्षेत्रफल के हिसाब से 15 और जनसंख्या के हिसाब से 14 आता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अगर स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम आपका आता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग 7 सिस्टर की बात करते हैं यानी 7 राज्यों की बात करते हैं जो आपका पूर्व में है, तो अगर उसका कुल क्षेत्रफल देखें तो 2.62 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम लोग इनका आरोही क्रम देखें तो जो आपका 7 सिस्टर है इसमें अवरोही क्रम देखिए तो इसमें सबसे बड़ा आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, उसके बाद मणिपुर, 4थे नंबर में मेघालय, 5वें नंबर में मिजोरम, 6ठे नंबर में नागालैंड और 7वें नंबर में आपका त्रिपुरा आता है। ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि सिक्किम और जो वेस्ट बंगाल है ये शामिल नहीं होते हैं 7 सिस्टर में। तो एक पॉइंट हमेशा पूछा जाता है क्या सिक्किम जो है वो आपका 7 सिस्टर में शामिल है सिक्किम? तो बहुत कोई बोलता है हाँ सिक्किम है कन्फ्यूजन में, लेकिन सिक्किम नहीं है। आपके टोटल 7 राज्य का 7 सिस्टर की बात करें तो उसमें सिक्किम नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये आते हैं, सिक्किम इसमें नहीं आता है।
अब देखते हैं हम लोग भारत की सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो भारत का दो तरह की बाउंड्री देखने को मिलता है, एक आपका स्थलीय सीमा भी है और एक आपका तटीय सीमा है। तो अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो वो आपका 15,200 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 15,200 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम लोग तटीय रेखा की बात करें तो वो आपका 7516 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 7,516 वर्ग किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो आपका 15,200 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ये आपका 15,106 किलोमीटर है। होम मिनिस्ट्री के अनुसार 15,106 किलोमीटर, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार 15,200 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। वहीं तटीय सीमा की बात करें तो वो आपका 7,516 वर्ग किलोमीटर है। और तटीय रेखा को भी दो भागों में बांटा जाता है। तटीय रेखा को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है आपका मुख्य भूमि की तटीय रेखा। तो जो मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है इसको हम बोलते हैं 6100 किलोमीटर, यानी कि ये वाला जो है ना, तो इसके किनारे किनारे जो तटीय रेखा है इसको काउंट किया जा रहा है, तो ये आपका 6100 किलोमीटर है ना। यहाँ पे भी गृह मंत्रालय का होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, वो आपका 5422 है, इसको याद नहीं कीजिए। तो अगर हम लोग मुख्य भूमि की तटीय रेखा की बात करें तो वो आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि द्वीपीय तटीय रेखा की बात करें, यानी कि यहाँ पे अंडमान और यहाँ पे लक्षद्वीप, अगर इसके तट रेखा को भी मिला देते हैं तो आपका जो है वो हो जाता है आपका 2094 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए ये और ये मिला के हो गया आपका 6100, ठीक है ना। और ये मिला के हो गया 2094। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 2 8। तो इस तरह से अगर हम लोग मिलाते हैं तो लगभग तो आपका 8194 हो जाता है। लेकिन जो डाटा दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 7,516। तो 7516 आपको ये याद रखना है। तो मुख्य भूमि की तटीय रेखा तटीय सीमा जो है वो आपका 6100 वर्ग किलोमीटर है। जबकि द्वीपीय तटीय सीमा की बात करें तो आपका 2094 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो भारत की अगर एरिया की बात करें तो टोटल एरिया कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें से स्थलीय सीमा 15,200 वर्ग किलोमीटर है और तटीय सीमा आपका 7516 वर्ग किलोमीटर है। तटीय सीमा को दो भागों में बांटते हैं। मुख्य भूमि की अगर तटीय सीमा की बात करें तो वो आपका 6100 वर्ग किलोमीटर है। और वहीं अगर हम लोग द्वीपीय तटीय सीमा की बात करें तो आपका 2094 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर होगा कि ओनली किलोमीटर होगा, इसको भी आप एक बार चेक कीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ दिया जा रहा है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर पहला नंबर है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चौथा नंबर है हिमाचल प्रदेश। रुकिएगा ज़रा, यहाँ ये लिस्ट दिखाया जा रहा है 16 ठो। आप ये जान लीजिए कि हमारे देश के 16 राज्य यानी कि 16 स्टेट और हमारे देश के 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, ये दूसरे देशों के साथ जो है वो मतलब कि इंटरनेशनल बाउंड्री ये बनाते हैं। तो हमारे देश के 16 राज्य और हमारे देश के 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो क्या करते हैं, तो आपके इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि 7 जो पड़ोसी देश से हैं इनके साथ ये सीमा बनाते हैं। पहले आपका 17 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी बाउंड्री शेयर करता था। बट हम लोग जानते हैं कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब सॉरी, जो आपका जम्मू कश्मीर था, अब जम्मू कश्मीर को जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर को जो पहले राज्य हुआ करता था इसको अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। तो पहले 17 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ये टच करता था, लेकिन अब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 7 पड़ोसी देशों के साथ ये सीमा बनाते हैं। और अगर हम लोग 7 पड़ोसी देशों की बात करें तो वो है आपका पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, फिर आपका 5वां भूटान, छठा है आपका म्यांमार और 7वां है आपका बांग्लादेश। तो ये 7 देशों के साथ हम लोग का जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनता है। टोटल कितना? तो 16 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर हम लोग ये देखते हैं तो इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। इसमें झारखंड कहीं भी जिक्र नहीं है, झारखंड क्योंकि लैंडलॉक्ड एरिया है ना। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग शॉर्टेस्ट बाउंड्री की बात करते हैं तो सबसे कम बाउंड्री शेयर होता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, मात्र 106 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर हम लोग लार्जेस्ट बाउंड्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होता है भारत और बांग्लादेश के भीतर।
जो कि लगभग 4097 किलोमीटर है। तो 4097 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री शेयर होता है, जबकि सबसे कम भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है ना। तो सबसे कम अफगानिस्तान, उसके बाद सेकंड नंबर है वो है आपका आता है भूटान का, और भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर, भूटान के साथ लगभग 700 किलोमीटर का एरिया शेयर होता है। फिर आता है आपका नेपाल, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। थर्ड नंबर में फोर्थ नंबर में आता है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, 1 2 मत याद कीजिए, केवल इतना याद रखिए। अफगानिस्तान के साथ हम लोग 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ 3323 यानी कि 3323 किलोमीटर शेयर करते हैं, चीन के साथ 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, भूटान के साथ 699 लगभग 700 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ हम लोग 1643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, जबकि बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4097, इतना ही याद रखिएगा। म्यांमार 1643, नेपाल 1791, चीन आपका 3488, बांग्लादेश 4097, नेपाल 1751, पाकिस्तान 3323 और अफगानिस्तान 106, इतना ही याद रखना है। अगर हम लोग देखते हैं बांग्लादेश के साथ, देखते हैं पहला नंबर कि बांग्लादेश के साथ हम लोग सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं, और वो कितना है, तो 4097 किलोमीटर है, 4097 किलोमीटर है। और बांग्लादेश के साथ जो है वो 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। एक आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो 5 गो स्टेट है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा। 101 नंबर का जो संविधान संशोधन होता है, जो कि अगस्त 2015 में हुआ था, ये एक ट्रीटी हुआ था बांग्लादेश और भारत के बीच में। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो आपका जीरो लाइन है ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच के बॉर्डर को कहते हैं। तो जीरो लाइन जो है वो भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर है। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच का बॉर्डर को हम लोग जीरो लाइन कहते हैं। और बांग्लादेश के साथ भारत के है 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको भी आप याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। और बांग्लादेश जो है वो हमारे भारत के टोटल 4097 किलोमीटर के साथ वो बाउंड्री शेयर करता है सबसे ज़्यादा। चाइना की बात करें तो चाइना हम लोग देखते हैं ये आपका 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, सेकेंड लार्जेस्ट यही है। अगर हम लोग चाइना के साथ देखें तो चाइना के साथ जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी कि 4 गो आपके राज्य, और एक आपका यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। सीमा का निर्धारण देखें यानी कि डिटर्मिनेशन की बात करें तो एक आपका शिमला समझौता हुआ था, जो कि शिमला समझौता 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। तो शिमला समझौता 27 अप्रैल 1914 को हुआ था, जिसमें सर हेनरी मैकमोहन इसके लीडरशिप में थे। और इसकी इधर देखिएगा तो शिमला समझौता में 3 पक्ष था, यानी कि 3 पार्टीज था, एक आपका इंडिया है, चाइना है और एक आपका तिब्बत है। ठीक है ना। चाइना जो है वो समझौते को मंजूरी नहीं देता है, इंडिया जो है वो समझौते को मंजूरी देता है, तिब्बत जो है वो उस समय एक स्वतंत्र रियासत या प्रांत या फिर राज्य या प्रोविंस जो कहते हैं वो हुआ करता था। ठीक है ना, तिब्बत। आगे देखिए, अगर हम लोग चीन की बात करें, हम लोग हमेशा बोलते हैं भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, लेकिन ये गलत बात है। हम लोग जो है चीन के साथ पूरा नहीं, हम लोग जो है ना अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं अक्साई जो है मैकमोहन रेखा। बाकी बात जो लद्दाख वाला है उसको बोलते हैं अक्साई चीन। तो ऐसे ही इसको याद कीजिएगा एक पॉइंट कि ये ऐसे रेखा है, इधर आपका चाइना है, इधर आपका भारत है। तो यहाँ तक का रेखा है, मान लीजिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो मैकमोहन रेखा। बाकी इस वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं अक्साई चीन। इसको याद रखिएगा। और ये अक्साई चीन आपका लद्दाख में है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रहे ना रहे, बस इतना याद रखिएगा कि चीन के साथ जो है वो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। ये यहाँ बताया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ऊपर में आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको बोलते हैं लद्दाख, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद एक नया देश आता है नेपाल, उसके बाद भूटान आता है, उसके बाद हमारा एक और राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ तक आ जाता है। इसके अलावा हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश के अलावा हम लोग यहाँ पे देखते हैं
अरुणाचल प्रदेश के पहले यहाँ पे आता है आपका सिक्किम, तो सिक्किम भी जो है वो चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये सभी चीन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, 4 राज्य। और जबकि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। ये यहाँ जो आपका अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम है, यहाँ पे आपका सिक्किम भी हो जाएगा, यहाँ पे सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। उसके बाद बीच में आपका भूटान है, नेपाल है, क्या है बीच में आपका नेपाल है और भूटान है, इसको हम लोग बोलते हैं जो है नेपाल और भूटान इसको। और ये जो है ऊपर में आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेक्टर। पहला तो आपका हो जाएगा ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आ जाएगा। उसके बाद भूटान, नेपाल और हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर। उसके बाद ऊपर में आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न सेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका चेन्नई चाइना है, यहाँ पे आपका तिब्बत है इस वाले भाग में, और ये यहाँ पे आपका भारत, ये सभी फैला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोले वो उसको एक बार आप समझ लीजिए डिटेल से, बार बार इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसा समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के भाग को बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें आपका 2 ठो याद रखिएगा, एक है आपका सिक्किम और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आता है और 2 ठो देश नेपाल और भूटान भी आते हैं। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जबकि यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग कहते हैं अक्साई चीन, लद्दाख वाला को। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये भारत का उत्तर वाला मैप है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि ये जो आपका लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पे आपका अक्साई चाइना है, यानी कि अक्साई चीन है, और यहाँ पे ही आपको इसी को जो है वो ये चाइना जो है वो कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग ये जानते हैं ये आपका लद्दाख है, देखिए ये आपका लद्दाख हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो इधर लद्दाख, इधर आपका जम्मू कश्मीर है। बीच में एक ऐसा लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं LAC। क्या बोलते हैं? LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस बीच में जो लाइन है इसको बोला जाता है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा POK और जम्मू कश्मीर के बीच में एक और लाइन है, ऐसे पूरा ये ऊपर तक नहीं गया है, बल्कि ये आधा ही गया है, यहाँ तक थोड़ा सा बच गया है। तो POK और जम्मू कश्मीर के बीच में एक लाइन है, इसको बोलते हैं LOC। 2 पॉइंट याद रखिएगा, अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में एक लाइन है, इसको बोलते हैं LAC। वहीं POK और ये है आपका POK ऊपर में, और आपका ये है आपका जम्मू कश्मीर, तो इन सभी दोनों के बीच में एक लाइन है, इसको बोलते हैं LOC, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ये जो LAC है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये जो आपका LOC है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपका POK और जम्मू कश्मीर के बीच में है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC है ये आपका अक्साई चीन और आपका लद्दाख दोनों के बीच में है। अगर हम लोग बीच की बात करें, बीच में यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये देखिए इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, इस वाले को। और इसके ऊपर में भी हल्का सा ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पाकिस्तान दे दिया है चाइना को, तो इसको बोलते हैं गिफ्टेड टू चाइना बाय पाकिस्तान। और ये दिया गया था 1962 में, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसके बाद 1963 में ये दे दिया गया था। तो 1963 में ही पाकिस्तान के द्वारा चाइना को ये वाला पार्ट दे दिया गया था, ठीक ना, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट ऊपर में है। तो सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट ऊपर वाला भाग चाइना को दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर में ये है आपका POK है, ठीक ना। सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट नीचे में आपका लद्दाख है, ये हम लोग जान गए हैं। तो ओवरऑल देखिएगा आप अगर, तो ये आपका POK वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान दे दिया है चाइना को, ये वाला एरिया हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये आपका अक्साई चीन हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया। और लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहीं POK और जम्मू कश्मीर के बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल,
ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा अब कभी भी। तो इस वाले पॉइंट को भी आप हमेशा याद रखिएगा। तो दो चीज़ हम लोग देख लिए हैं। पहले हम लोग देखें कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, कोई भी केंद्रशासित प्रदेश नहीं। वहीं चाइना के साथ 4 जो है वो राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश सीमा साझा करता है। भारत और बांग्लादेश के हम लोग देखें कि इसके बीच में जो लाइन है उसको हम लोग जीरो लाइन कहते हैं, जो कि भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो बॉर्डर शेयर करता है, बनाता है। वहीं अगर हम लोग चाइना का सीमा निर्धारण की बात करें तो हम लोग अक्साई चीन, लद्दाख वाले एरिया को, बाकी बात जो है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया तक को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यहाँ तक तो हम लोग जान ही गए थे, ठीक है ना। और अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वह है आपका पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर होता है वो हम लोग जानते हैं। पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर होता है वो आपका 33-23 वर्ग किलोमीटर है। कितना? तो 33 और 23। और ये भी जानते हैं इनका जो बाउंड्री डिटर्मिनेशन हुआ था वो आपका 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये जो है सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा हुआ था, इसलिए हम लोग बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। और पाकिस्तान के साथ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है 3 स्टेट आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये तीनों पाकिस्तान के साथ जो है वो 3 राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो पाकिस्तान के साथ आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जैसे हम लोग चाइना के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, वहीं पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा देखिएगा हम लोग ये भी जानते हैं कि अध्यारोपित सीमा यानी कि सुपर इम्पोज का उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक्सटर्नल पावर द्वारा इसको इम्पोज किया गया, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर बनाया गया ना वो बाहरी दूसरे देश के द्वारा हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल के साथ अगर बात कीजिएगा तो इससे है केवल नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम ये सभी करते हैं। कोई भी स्टेट मतलब केंद्र शासित प्रदेश इससे सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ एक संधि हुआ था जिसको बोलते हैं सुगोली की संधि। क्या? तो सुगोली की संधि, और ये 4 मार्च 1816 को होता है। और ब्रिटिश इंडिया और नेपाली राजा के बीच में ये संधि होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री शेयर हो रहा है, ऐसे एक नदी बह रही है जिसको बोलते हैं काली नदी या फिर इसको बोलते हैं शारदा नदी। और शारदा नदी के इस साइड में आपका इंडिया है और इस साइड में आपका नेपाल है, ये ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच में सुगोली की संधि हुई थी 4 मार्च 1816 को, ठीक है ना। और नेपाल के साथ कितना बाउंड्री शेयर होता है? तो 1751, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए म्यांमार के साथ आपका जेपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यांमार के साथ इनमें से कौन सा जो है राज्य बाउंड्री शेयर करता है या फिर नहीं करता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग जानते हैं म्यांमार के साथ जो है वो 1643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होता है, नेपाल के साथ 1751, जबकि म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होता है। और म्यांमार के साथ जो है वो टोटल 4 राज्य जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें 5 राज्य नेपाल के साथ, उसी तरह 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, एक है आपका नागालैंड, एक है मणिपुर, एक है मिजोरम। इन सभी को आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा तभी याद होगा। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा इसमें कि भारत और म्यांमार के बीच में एक प्राकृतिक सीमा भी है जिसको बोलते हैं, एक पर्वत है ऐसा जिसको बोलते हैं अराकान योमा। तो अराकान योमा जो है ये एक तरह से प्राकृतिक सीमा बनाता है भारत और म्यांमार के बीच में। तो इस तरफ आपका म्यांमार है और इस तरफ आपका भारत है और बीच में आपका अराकान योमा पर्वत है, ये प्राकृतिक सीमा। 6 नंबर देश की बात करें तो वह है आपका भूटान। और भूटान के साथ जो है सीमा 699 किलोमीटर शेयर होता है। और भूटान के साथ भी जो है वो 7 गो देश जो है 4 गो राज्य सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसको ट्रिक के माध्यम से याद ही कीजिएगा। 7वां नंबर देखिए हम लोग तो अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम जो है सीमा साझा करता है वो मात्र 106 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा होता है। और अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपका पीओके वाला पार्ट। जम्मू कश्मीर में हम लोग देखते हैं ना पीओके वाला पार्ट ऊपर वाला, यही जो है वो अटैच है यानी कि संलग्न है पीओके के साथ केवल। कौन? तो अफगानिस्तान। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग तो
यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं कि हमारे भारत के कितने राज्य जो है वो मतलब कि दूसरे देशों के साथ, यानी कि जो 7 गो हमारे पड़ोसी देश है, कौन कौन, तो 7 में देख लीजिएगा। पहले देखिए आपका, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अफगानिस्तान के साथ जो कि 106 किलोमीटर। दूसरा देखते हैं पाकिस्तान के साथ जो कि आपका 23 किलोमीटर है। तीसरा देखते हैं चीन के साथ जो कि आपका 88 किलोमीटर है। पांचवा देखते हैं भूटान के साथ जो कि आपका 699 किलोमीटर है। फिर छठा देखते हैं हम लोग, तो वो है आपका नेपाल के साथ जो कि आपका नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। छठा के बाद देखते हैं सातवां यहाँ पे छठा जो भी होगा वो है आपका म्यांमार, जिसके साथ 1643 किलोमीटर है। जबकि लास्ट देखते हैं हम लोग बांग्लादेश, जिसके साथ 4097 किलोमीटर है। तो यही जो है पड़ोसी देश है, इन्हीं के साथ जो सीमा साझा होता है हमारे देश, मतलब हमारे देश के जो राज्य हैं उनको हम लोग देखें। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग तटीय प्रदेशों की बात करेंगे कि तटीय प्रदेश जो है इसमें कौन कौन सा बाउंड्री आपका आता है। स्थलीय सीमा जो कि आपका स्थलीय सीमा की बात करें जो कि आपका कितना है, तो 15,200 है, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो तटीय रेखा जो कि आपका 75-16 है, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका 6100 जो कि आपका मुख्य भूमि का तटीय रेखा है, जबकि द्वीप जो है समूह का तटीय रेखा की बात करें तो वो आपका 2094 है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग तटीय रेखा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है घटना चक्र में जो भी MCQ दिए हुए हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और आप POK और आप LAC और आप LOC, अक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर और कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दिया हुआ है, इन सभी में बहुत कन्फ्यूजन होते थे, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।